I hope you are all good. So I welcome you to the next session on class 12th first chapter electrostatics. ठीक है, तो क्या किया था हमने, क्या किया है अभी तक? पहले हमने चार्ज को इंट्रोड्यूस किया, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखी क्या क्या होती हैं, हमने मेथड्स ऑफ चार्जिंग देखा, अगर आपको चार्ज करना है किसी बॉडी को तो हम कैसे कर पाएंगे। फिर हमने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर हम बोलते हैं कूलम्स फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोल देते हैं हम। तो एक पॉइंट चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकालते हैं, सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकालते हैं, कूलम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ये भी हमने सीखा। और इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज हमने सीखी। उसके बाद हम बढ़ गए इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक चार्ज के आसपास का जो रीजन, इसमें अगर आप कोई दूसरा चार्ज ले आओ तो ये चार्ज इसका इंफ्लुएंस फील करे, उसको आप क्या कहोगे, उस रीजन को आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमने ये भी देख लिया कि एक पॉइंट चार्ज से एक आर दूरी पे, इस पॉइंट चार्ज से इतनी आर दूरी पे, आर डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। आज हमें आगे बढ़ जाना है, आज हमें आगे बढ़ जाना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की जर्नी की तरफ। ठीक है, अगर आप मुझे जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका ये पहला लेक्चर है तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। तो आई हैव ऑलमोस्ट अप टू मोर देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस टीचिंग। एमटेक मेरा आईआईटी खड़गपुर से है और एमएससी इंजीनियरिंग मेरी पॉलिटेक्निको डी मिलानो इटली से है। ठीक है, आई हैव टॉट इन अनअकैडमी एंड आकाश, और अराउंड 3 years का एक्सपीरियंस, इंडस्ट्रियल रिसर्च एक्सपीरियंस भी है मेरे पास, कुछ पब्लिकेशंस है। आईआईटी जेई और नीट में मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं और गेट में मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाता हूं। आ जाते हैं अपने मुद्दे की बात पे, जो है हमारा आज का टॉपिक। और उस पे आने से पहले थोड़ी बातें हमें जाननी पड़ेंगी। वो बातें क्या है? पहली बात ये है कि अभी तक हमने ये देखा कि अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज Q, कह रहा है कि 10 कूलम का पॉइंट चार्ज है। जब मैं कह रहा हूं पॉइंट चार्ज, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये 10 कूलम, जो भी पूरा 10 कूलम है, ये जो भी पूरा का पूरा 10 कूलम है, ये इस पॉइंट पे, एक सिंगल पॉइंट पे रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं पूछ रहा हूं इस 10 कूलम की वजह से, आप मुझे बताइए कि इस आर डिस्टेंस पे, जो आर डिस्टेंस है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कितना होगा? आप कहोगे सर हमें तो पता है, जो फोर्स लग रहा होगा डिवाइड बाई, जो फोर्स लग रहा होगा डिवाइड बाई दिस क्यू। और अगर आप फोर्स की वैल्यू रखोगे के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड आपका। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 10 कूलम एट दिस पॉइंट। ठीक है, आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतना लग रहा है। प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम आती है जब जब ये 10 कूलम हमने कहा एक पॉइंट पे है। अगर ये 10 कूलम, भाई एक तो मैं कह दूं, भाई मान लीजिए कि हमारे पास 1 kg है, सिर्फ एक छोटी सी पॉइंट पे, तो ठीक है ना, एक kg एक पॉइंट पे। लेकिन मैंने कहा ये भी 1 kg है, लेकिन इसका पूरा 1 kg, थोड़ा मास यहां पे है, थोड़ा मास यहां पे है, थोड़ा मास, यानी कि सब मिला के 1 kg हुआ या नहीं? तो उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मास। यानी कि यहां पे 10 कूलम एक पॉइंट पे है, लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसी बॉडी है, मान लीजिए ऐसी बॉडी है एक, इस पे भी टोटल चार्ज 10 कूलम ही है, टोटल चार्ज 10 कूलम ही है, लेकिन वो 10 कूलम किसी पॉइंट पे नहीं है, वो 10 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? छोटे छोटे पॉइंट में। यानी कि मान लीजिए 1 kg यहां पे है, 1 kg आपका यहां पे है, 1 kg आपका यहां पे है, तो ऐसे अलग अलग बटा हुआ है आपका, छोटे छोटे एलिमेंट्स में बटा हुआ है ना, छोटे छोटे एलिमेंट्स में बटा हुआ है। अब ये सब मिला के 10 कूलम्स है, सब मिला के 10 कूलम्स है। 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, सब मिला के 10 कूलम है। ठीक है, चलिए, तो जो आपका चार्ज है, अगर मैंने पहले मास बोला था तो सॉरी, है ना, जो आपका चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है एलिमेंट्स में। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई
आप मुझे बताओ कि इस पूरी बॉडी की वजह से इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब आप फंस गए। अब आप ऐसा नहीं लिख सकते क्या कि सारा का सारा चार्ज बाई आर स्क्वायर, ऐसे नहीं लिख सकते आप। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अगर कौन सा क्यू ले रहे हो भाई, ये वाला क्यू ले रहे हो, ये वाला, क्योंकि इस पूरे चार्ज का डिस्टेंस, ये पूरे 10 कूलम का डिस्टेंस अलग अलग है। अगर आप ये एलिमेंट ले रहे हो, अगर आप ये एलिमेंट ले रहे हो तो R1 कुछ और है, अगर आप ये एलिमेंट ले रहे हो तो R2 कुछ और है, ये ले रहे हो तो R3 कुछ और है। क्या बात समझ में आ रही है? इस चार्ज का आर कुछ और है, इस चार्ज का आर कुछ और है, इस चार्ज का आर कुछ और है, इसका कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा। यहां पे दिक्कत नहीं, यहां पे आर आपका फिक्स था, पूरे के पूरे 10 कूलम का आर फिक्स है। लेकिन यहां पे जो 10 कूलम है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आर डिफरेंट है हर चार्ज का, हर छोटे से पार्ट का आर डिफरेंट है। तो अब कौन सा आर लोगे आप? इसलिए हम इसे ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, हमें एलिमेंट मेथड लेना पड़ेगा। क्या कौन सा मेथड? एलिमेंट मेथड। कैसे सॉल्व होगा ये? एलिमेंट मेथड से। क्या होता है एलिमेंट मेथड? आप हो सकता है किसी और नाम से जानते हो, बट सिंपल सी बात है, एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर उसे पूरी बॉडी के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये आप करते हुए भी आ रहे होंगे, 11th में भी किया हुआ होगा आपने, बस मैं बता देता हूं आपको, है ना। तो मान लीजिए अगर ये आपका Q1 है ब्लैक, इस छोटे से चार्ज DQ1, और ये है आपका DQ2, ये है आपका DQ3, छोटे छोटे चार्जेस को मिला के सारा चार्ज बन गया है Q। Q क्या है आपका? Q इज इक्वल्स टू DQ1 प्लस DQ2, और ये सब ऐड कर दिया है। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। तो अब हमें तो एक बात पता है कि हमें अगर सारा का सारा चार्ज एक पॉइंट पे है और r दूरी पे है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ये होगा। तो फिर ये वाला सारा का सारा चार्ज R1 पे है, इसकी वजह से क्या मैं यहाँ पे DE1 लिख लूं? छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से क्या होगा कि DQ1 बाई R1 स्क्वायर। इस पर्पल वाले के लिए क्या होगा? DE2 इज इक्वल्स टू K ड्यू डी, यानी कि हर एलिमेंट के लिए इंडिविजुअली हम निकाल रहे हैं। और निकालने के बाद जब आपको टोटल निकालना है तो क्या करोगे? DE1 प्लस DE2 प्लस DE3, और जितने भी एलिमेंट हो सबको ऐड करोगे, और इसी को हम बोलते हैं क्या? इसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन DE। इंटीग्रेशन DE ये एलिमेंट मेथड है, आपने शायद किया होगा 11th क्लास में, बिल्कुल किया होगा, कराया जाता है, सेंटर ऑफ मास में कराया जाता है, ठीक है ना। तो यानी कि प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी, फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडीज कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के लिए निकालिए पहले, कितना आएगा एक एलिमेंट के लिए? के डी क्यू बाई आर। छोटा सा आपने एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट के लिए आपने डीई निकाला, और जब डी निकाल लिया तो इंटीग्रेट डीई टू फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि टोटल ई जो आएगा आपका वो आएगा इंटीग्रेशन डीई, तो ई आपका आ गया इंटीग्रेशन के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। तो अब सारी सारी कहानी इस डी को निकालने की है। किस तरह? छोट, क्योंकि के आपको पता है, आर आपको पता होगा, डी क्यू कैसे निकालेंगे? डी क्यू कैसे निकालेंगे, है ना। तो ये इसे हम बोलते हैं डी क्यू एलिमेंटल चार्ज। डी क्यू क्या होता है? एलिमेंटल, एक एलिमेंट का चार्ज, एलिमेंटल चार्ज। इट डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज।
चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रखा है उसके हिसाब से आपको छोटा सा चार्ज डी क्यू निकालना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? चलिए थोड़ी बातें आएंगी धीरे धीरे समझ में, अगर नहीं आई है, जब ज्यादा लोड पड़ रहा है, मतलब आपने 11th में कॉन्सेप्ट मिस कर दिया। सेंटर ऑफ मास में हम सेम चीज पढ़ते हैं, बस चार्ज की जगह हम डीएम निकालते हैं, मास, छोटा सा मास, यहाँ पे डीएम लिखेंगे हम, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं जरा। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरीके से आप कर सकते हो, चार्ज को या मास को तीन तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। या तो मैं अलोंग द, यानी कि वन डायमेंशन डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास या चार्ज। मास का आप 11th में पढ़ के आए हो, तो मास वाले पे हम थोड़ा कम ध्यान देंगे, चार्ज वाला मैं बताऊंगा आपको मास से रिलेट करके, ठीक है ना। चलिए हो सकता है कि आपने वन डायमेंशन डिस्ट्रीब्यूशन किया हो, वन डायमेंशन डिस्ट्रीब्यूशन किया हो। वन डायमेंशन का मतलब होता है अलोंग द लेंथ, कैसे किया हो, अलोंग द लेंथ, यानी कि आपने एलिमेंट को ऐसे ऐड किया है, एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, अलोंग द लेंथ, सिर्फ अलोंग द लेंथ। दूसरा कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो आप, टू डायमेंशन डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे कर सकते हो, टू डायमेंशन डिस्ट्रीब्यूशन। ये कैसा होता है, ये होता है अलोंग द सरफेस, अलोंग द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। नंबर थर्ड, और कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, अलोंग द वॉल्यूम। देखो पहला है कि आपने अलोंग द लेंथ डिस्ट्रीब्यूट किया है, अब ये तो वन डायमेंशन हो गया। अगर आप इस तरफ और कर दो, देखो एक तो ये हो गया वन डायमेंशन आगे की तरफ को, फिर अगर ऐसे भी कर दो तो कैसा होगा, अलोंग द सरफेस। अलोंग द सरफेस करने के बाद क्या मिलेगा आपको, ये अगर इसे ऊपर भी कर दोगे तो क्या मिलेगा, ऐसा वॉल्यूम मिल जाएगा आपको, है ना। तो क्या होगा, या तो आप सिर्फ वन डायमेंशन में कर रहे हो, सिर्फ आगे की तरफ ऐड कर रहे हो, टू डायमेंशन में आगे की तरफ आप ऑलरेडी ऐड कर चुके हो, आप इस तरफ भी ऐड कर रहे हो, और अगर आपने थर्ड डायमेंशन में भी कुछ ऐड कर दिया तो क्या हो गया, अलोंग द वॉल्यूम, थ्री डायमेंशन डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या होता है, अलोंग द वॉल्यूम, वॉल्यूम में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है चार्ज को, ठीक है। मास के लिए मास डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटीज आप पढ़ चुके हो, है या नहीं। मास डेंसिटी की अगर हम बात करेंगे, मास डेंसिटीज ये आप 11th में पढ़ चुके हो, तो इसमें मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, इससे रिलेट करके हम यहां चलेंगे, ठीक है। तो कैसे आपने कैसे करते हो, लीनियर मास डेंसिटी, यहां पे हम क्या डिफाइन करते हैं, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है, ये लैम्डा इज इक्वल्स टू टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, या छोटा सा मास अपॉन छोटी सी लेंथ। पढ़ के आए हो या नहीं पढ़ के आए हो, ये 11th में पढ़ा है हमने, ये लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है। दूसरा क्या होता है, सरफेस मास डेंसिटी। अगर एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट है तो हम क्या यूज करेंगे, सरफेस मास डेंसिटी। क्या होता है, सिंबल इसका सिग्मा इज इक्वल्स टू टोटल मास अपॉन टोटल एरिया, या छोटा सा मास अपॉन छोटा सा एरिया। चलिए थर्ड पे आ जाइए, थ्री डायमेंशन डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो आप क्या करते हो, वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूम मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी, रो से हम इसे सिग्निफाई करते हैं टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, या छोटा सा मास अपॉन छोटा सा वॉल्यूम, डीवी, ठीक है। यहीं से हम रिलेट करते हैं अपने चार्ज डेंसिटीज को, किसको, चार्ज डेंसिटीज। अगर आपका चार्ज, भाई देखो आप, या तो आपका पॉइंट चार्ज है सब यहां इकट्ठा हो रखा है, अगर आप इसे फैलाओगे तो तीन तरीके हैं, या तो आप चार्ज को सिर्फ वन डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या फिर आप टू डायमेंशन कर दो, या आप थ्री डायमेंशन कर दो।
है ना, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके हैं ये। 1 डायमेंशन अलोंग द लेंथ, 2 डायमेंशन अलोंग द एरिया, 3 डायमेंशन अलोंग द वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर आपने चार्ज को अलोंग द लेंथ डिस्ट्रीब्यूट किया है तो हम डिफाइन करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे लिखते हैं? लैम्डा इज इक्वल्स टू, यहां टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, तो यहां आएगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, या छोटा सा चार्ज अपॉन छोटी सी लेंथ। बात समझ में आ गई? चलिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर आपका चार्ज एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि 2 डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सारा चार्ज सारा एरिया, या छोटा सा चार्ज अपॉन छोटा सा एरिया, है नहीं? ठीक है, अच्छा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से हम डिनोट करते हैं टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, या छोटा सा चार्ज अपॉन छोटा सा वॉल्यूम। क्यों यूज करनी है हमें इक्वेशन? इस इक्वेशन से हम डी क्यू निकालेंगे। अगर 1 डायमेंशन बॉडी है तो लैम्डा यूज करेंगे, 2 डायमेंशन है तो सिग्मा यूज करेंगे, 3 डायमेंशन है तो रो यूज करेंगे। यहां से हम निकालेंगे डी क्यू। क्या निकालेंगे? डी क्यू। तो यहां से डी क्यू क्या हो गया? डी क्यू इज इक्वल्स टू, या तो लैम्डा डी एक्स लिख लीजिए, डी क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा डी एक्स लिख लीजिए, या फिर डी क्यू इज इक्वल्स टू, सॉरी, ठीक है, यहां से हम डी क्यू निकाल सकते हैं। और जब एक बार आपने डी क्यू निकाल लिया तो फिर आप कहां रखेंगे? अगर डी क्यू निकाला तो यहां रखिए, यहां रखने के बाद इसे इंटीग्रेट कीजिए तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। यही तो पर्पस है कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो पहला स्टेप क्या है? फाइंड डी क्यू। पहला स्टेप क्या है? फाइंड डी क्यू। उसके बाद डी क्यू को यहां रखिए तो आपको डी ई मिलेगा, डी को इंटीग्रेट कीजिए तो आपको क्या मिलेगा? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बल्कि आप चाहें तो यहां लिख लीजिए फाइंड डी क्यू। पहला स्टेप क्या है? डी क्यू को निकालिए। सेकंड स्टेप क्या है? इस डी क्यू को यहां रख दीजिए और निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट। और फिर जब डीई आ गया तो इस डी को यहां रख दीजिए, तो क्या निकालेंगे आप? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालेंगे? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी बात समझ में आ गई हमें? इतनी बात समझ में आ गई तो अब इसे अप्लाई करते हैं हम जरा। क्या है हेडिंग? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन रॉड। यूनिफॉर्मली चार्ज थिन रॉड। कुछ जरूरी बातें हैं जो यहां पे आपको ध्यान रखनी है। यूनिफॉर्मली चार्ज थिन रॉड, इस वर्ड का क्या मतलब है? यूनिफॉर्मली चार्ज। यूनिफॉर्मली का मतलब यह है, पहले तो आप ये समझिए कि आपके पास एक रॉड है, मान लीजिए ऐसी। अब जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज ऑन रॉड क्या है? क्यू। टोटल चार्ज जो है वो क्यू, लेकिन क्यू किसी एक जगह नहीं है। क्यू अगर मान लीजिए 10 कूलम है तो 1 कूलम यहां, 1 कूलम यहां, 1 कूलम यहां, 10 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड है। और कैसा? अलोंग द लेंथ। अलोंग द लेंथ। तो ये कैसा हो गया? 1 डायमेंशन बॉडी है, 1 डायमेंशन, 1 डायमेंशन बॉडी है। ठीक है, और कैसे डिस्ट्रीब्यूट है? यूनिफॉर्मली। मतलब अगर ये 10 कूलम चार्ज मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि 5 तो यहां दे दिया और बाकी 5 पूरे में दिया, नहीं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, यानी कि एक यहां दूंगा चार्ज, एक यहां, 1 कूलम, 1 कूलम, 1 कूलम, 1 कूलम, सब जगह सेम चार्ज दूंगा। तभी बोल रहा हूं यूनिफॉर्मली चार्ज, यानी कि हर जगह सेम चार्ज दिया है हमने। ऐसा नहीं कि यहां पे 5 कूलम दे दिया फिर बाकी सारा डिस्ट्रीब्यूट 5 कूलम कर दिया, नहीं। हर जगह सेम चार्ज आपने दिया है। ठीक है, चलिए, तो इसकी इसमें टोटल चार्ज कितना दिया है? क्यू। लेंथ ऑफ रॉड कितनी है? लेंथ ऑफ रॉड आप मान लीजिए एल है, एल। लेंथ ऑफ रॉड एल है। ठीक है, अब ये बोल रहा है फाइंड
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड एट पॉइंट पी, यानी कि इस पॉइंट पी पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। और ये पॉइंट जो है यहां से कितनी दूरी पे है, ये मान लीजिए आर दूरी पे है, स्मॉल आर दूरी पे। अब हमारे लिए कहानी बहुत आसान हो गई होती अगर सारा का सारा चार्ज यहां इकट्ठा होता। हमने कहा 10 क्यू, टोटल क्यू यहां डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर सारा क्यू सिर्फ यहां होता तो हम आराम से निकाल लेते के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन सारा का सारा चार्ज इस कोने पे नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपका यहां पे लोगे उसका आर कुछ और होगा डिस्टेंस, यहां पे लोगे इसका डिस्टेंस कुछ और होगा, यहां पे लोगे इसका डिस्टेंस इस पॉइंट पे कुछ और होगा। तो यानी कि एलिमेंट लेना पड़ेगा। पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप इज टेक अ एलिमेंट। फर्स्ट टेक अ एलिमेंट, एक एलिमेंट ले लीजिए आप एट अ डिस्टेंस। एक एलिमेंट ले लेते हैं हम। एलिमेंट कैसे लेंगे, मान लीजिए आपने एक यहां पे एलिमेंट लिया है एक्स दूरी पे, ठीक है। इस एलिमेंट के पास कुछ तो चार्ज होगा, हमने कहा डीक्यू चार्ज है, ठीक है। एलिमेंट ऑफ चार्ज डीक्यू, स्मॉल चार्ज डीक्यू। ऐसे डीक्यू यहां ले लो, यहां डीक्यू ले लो, सबको ऐड करके आ जाएगा टोटल चार्ज, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, एक्स दूरी पे छोटा सा एलिमेंट ले लिया डीक्यू, ठीक है। चलिए कैलकुलेट, कैलकुलेट डीक्यू। अब डीक्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, डीक्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें एक बात तो पता है कि सर चार्ज लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर ही क्यों ली सर आपने, क्योंकि ये वन डायमेंशन बॉडी है, चार्ज सिर्फ अलोंग द लेंथ डिस्ट्रीब्यूटेड है बस, अलोंग द एरिया नहीं है, ठीक है। तो लीनियर मास डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सॉरी बहुत कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है आपकी क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल्स टू, या तो टोटल चार्ज ले लो पर यूनिट टोटल लेंथ ले लो, या ये छोटा सा चार्ज ले लो और हमने बोल दिया ये कितना है, ये dx डिस्टेंस का है, dx का बाई dx। तो यहां से हमें क्या मिल गया, यहां से हमें मिल गया dq इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू dx, लैम्डा इंटू dx। पहला स्टेप टेक अ एलिमेंट, दूसरा स्टेप कैलकुलेट dq ऑफ दिस एलिमेंट, एलिमेंट का dq निकाल लिया हमने। तीसरा स्टेप क्या है हमारा, तीसरा स्टेप है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट। इस एलिमेंट की वजह से, सिर्फ इतने से एलिमेंट की वजह से आपका कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, छोटे से एलिमेंट की वजह से डीई आएगा। और हमें तो पता है कि हमारा सारा का सारा चार्ज डी क्यू एक्स डिस्टेंस की दूरी पे है, सारा का सारा चार्ज डी क्यू एक्स डिस्टेंस की दूरी पे है। तो क्या आ जाएगा, डी इज इक्वल्स टू के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ये आ गया डी, आ गया। चलिए फोर्थ, कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे, इसे इंटीग्रेट करके, E इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डीई, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अब तो बस मैथमेटिक्स रह गई है यहां पे, सिर्फ मैथमेटिक्स है। हमने डी क्यू भी निकाला था, के तो देखो के तो कांस्टेंट है, बाहर ले आइए। डी क्यू क्या है आपका, अभी बल्कि अंदर लिख लेते हैं हम इसे, लैम्डा के यही रहने दीजिए, लैम्डा डीएक्स बाई एक्स स्क्वायर।
अब जो कांस्टेंट है उसे आप बाहर ले आइए। तो एक तो आपका के कांस्टेंट है और लैम्डा कैसा है भाई, लैम्डा तो कांस्टेंट है या नहीं। लैम्डा क्या यूनिफॉर्म बोला है उसने, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह लैम्डा सेम है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है पर यूनिट लेंथ सेम है। ठीक है, तो के ले आइए, लैम्डा ले आइए, dx बाई एक्स स्क्वायर। लिमिट्स क्या आएंगी इसकी बताइए जरा। x कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, ये जो चार्ज है आपका ये कहां से कहां तक चेंज हो रहा है भाई। x शुरू कहां से होगा आपका, यहां से r से, चार्ज तो यहीं पे है ना आपका। तो r से शुरू होके कहां तक जाएगा, r प्लस एल तक। भाई ये टोटल लेंथ तो l है ना, तो ये r से शुरू होके r प्लस एल तक जाएगा। लिमिट्स है ये इंटीग्रेशन की। ठीक है, चलिए तो क्या है अल्टीमेटली हमारे पास आया E इज इक्वल्स टू के लैम्डा इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर, कहां से कहां तक, r से लेके r प्लस एल तक। ठीक है, के लैम्डा माइनस, अब देखो इंटीग्रेशन तो मैं नहीं सिखा पाऊंगा आपको, है नहीं। अब ये इंटीग्रेशन सीखने का टाइम तो नहीं है, ये तो 11th में पढ़ाया गया है आपको, है ना। फिजिक्स से पहले मैथ पढ़ाई जाती है, वहां पे आपको बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ाया जाता है। और अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आप इस साल भी पढ़ेंगे 12th में, है ना। चलिए, तो अगर हम इसे लिमिट्स डालेंगे इसमें, तो के लैम्डा 1/r माइनस 1/r प्लस एल, के लैम्डा r प्लस एल माइनस r, r प्लस एल, r से r गया, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू के लैम्डा एल अपॉन r, r प्लस एल, ये आ गया। अब लैम्डा तो हमारा क्यू बाई एल भी होता है, लैम्डा तो हमारा, लैम्डा क्या होता है, क्यू बाई एल भी होता है, डी क्यू बाई डी एक्स भी होता है। तो लैम्डा को हम क्यू बाई एल डाल दें जरा वहां पे। ठीक है, हालांकि ये हो चुका है, लेकिन हम चार्ज की फॉर्म में लिखना प्रेफर करते हैं, तो हम लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू बाई एल अगर हम डालेंगे, तो E इज इक्वल्स टू के क्यू आर अपॉन आर प्लस एल आ गया है आपका। और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन रॉड, थिन रॉड इसीलिए बोला है उसने, थिन रॉड है, थिन यानी कि सिर्फ एक तरफ ही बढ़ रही है लेंथ, इस तरफ थिक नहीं है। अगर थिक होती तो एरिया चार्ज डेंसिटी लेना पड़ता हमें, ठीक है ना। चलिए, ड्यू टू थिन रॉड एट अ डिस्टेंस, एट एन एक्सियल डिस्टेंस आर, बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कई सारी बॉडीज के निकालेंगे ना। ये तो हमने निकाला कि अगर ऐसी रॉड है तो इस पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे कितना होगा। अब हम निकालते हैं, अब हम निकालते हैं कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे, यानी कि अगर ये तो इस तरफ है, अगर हमें यहां निकालना है इस जगह, यानी कि परपेंडिकुलरली निकालना है, तो कितना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ, कहां पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। इक्वेटोरियल का क्या मतलब है, इक्वेटोरियल का मतलब है, मान लीजिए ऐसा है ये, पहले तो हमने कहा निकाला था भाई, या तो इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, हम क्या बोलते हैं, एक्सियल पॉइंट। लेकिन अब हम बोल रहे हैं सर यहां बताइए, इस जगह कहां पे, इस जगह बताइए आप, ये कैसा इक्वेटोरियल पॉइंट है ये पॉइंट है पी, यहां बताना है आपको। और ये क्योंकि फाइनाइट लेंथ है, तो आप ऐसा ले सकते हैं, ये कुछ एंगल है मान लीजिए θ1 और ये θ2, ठीक है। अब आपने चार्ज को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, कैसे, चार्ज एक पॉइंट पे नहीं है, यहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लीजिए ऐसा, चार्ज सब जगह है, सब जगह है चार्ज, ठीक है। अब अगर देखिए चार्ज एक पॉइंट पे रहा होता तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड आराम से निकाल लेते, लेकिन क्योंकि चार्ज अलग अलग जगह है, और अगर आप छोटा सा एलिमेंट यहां पे ले लो, छोटा सा एलिमेंट ले लो, तो इसके लिए आर कुछ और होगा, मान लेते हैं
भाई हमने इसके लिए आर तो ये है, मान लीजिए यहां पे एलिमेंट ले लेंगे उसका आर कुछ और होगा, यहां पे एलिमेंट ले लेंगे उसका आर कुछ और होगा। तो अगर हर एलिमेंट के लिए अलग अलग आर मिल रहा है तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमें एक एलिमेंट के लिए निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा टोटल के निकालने के लिए। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए, चलिए हमने ये एलिमेंट ले लिया है कितनी दूरी पे, यहां से मान लीजिए y दूरी पे ले लिया ये dy थिकनेस का, ये आपका x है। ठीक है, अब जो यहां देखिए आप, यहां पे जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई यहां पे आप पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे, यहां भी पॉजिटिव है तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ जाएगा, आ गया। ठीक है, और जब आ गया है तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे या नहीं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट तो इसका ये होगा, कौन सा वाला, एक कंपोनेंट तो इसका ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा या नहीं। ये क्या है आपका, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड DE1 और ये क्या है DE1। अगर ये मान लीजिए अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, फिर DE1 cos अल्फा, और ये क्या है DE1 cos sin अल्फा, सॉरी sin अल्फा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप यहां पे एलिमेंट ले लेंगे, वो भी यहां कहीं पे आएगा, उसका भी एक एलिमेंट यहां आएगा, एक एलिमेंट यहां आएगा, यहां पे ले लेंगे तो भी इस तरफ आएगा, एक एलिमेंट यहां एक एलिमेंट यहां। तो कहने का मतलब है अल्टीमेटली जब आप सम करेंगे तो एक तो आपका आएगा EX, इस x डायरेक्शन में EX, इसे आप E परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं क्योंकि एक्सिस से ये कैसा है, परपेंडिकुलर, ये रहा एक्सिस आपका परपेंडिकुलर है, ये आएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा। अच्छा, ये EY है आपका, ये वाला EY, और ये कैसा होगा E पैरेलल, ये क्या आएगा DE sin थीटा। यानी कि यहां पे जो है और एलिमेंट्स के भी कॉस कंपोनेंट आ रहे होंगे, सबको आपने ऐड कर दिया है, यहां पे और एलिमेंट्स के भी साइन कंपोनेंट आ रहे होंगे, उनको आपने ऐड कर दिया है। बात समझ में आ रही है, जब कर दिया है तो इसका डेरिवेशन हम नहीं करेंगे क्योंकि आपके एनसीईआरटी में नहीं है, रिजल्ट्स हमारे लिए जरूरी है क्योंकि आपके जेई और नीट के लेवल का क्वेश्चन है, बेसिकली एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। ठीक है ना, तो हम डेरिवेशन नहीं करेंगे इसका, मैं आपको रिजल्ट बताता हूं कि अगर ये वैल्यू डाल देंगे आप तो रिजल्ट आएगा आपका, ये जो आएगा ये आएगा k लैम्डा बाई एक्स साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये कौन सा है, परपेंडिकुलर। पैरेलल वाला देखिए, ये आएगा k लैम्डा बाई एक्स कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये आएगा आपका रिजल्ट। इनका एप्लीकेशन जरूरी है हमारे लिए, एप्लीकेशन हम देखते हैं इसका, है ना। अच्छा, तो नेट अगर निकालना हो, इसका नेट कहां आएगा, तो देखो एक तो ये कंपोनेंट, एक ये रहा, ई नेट जो होगा इसका नेट रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, तो ये बोल दो या फिर बोल दो ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर, कुछ भी बोल दो आप। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है हम लोगों को। तो उसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन देखते हैं जरा हम। ठीक है, एप्लीकेशन देखें हम जरा इसका, किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका पहला जो केस बनता है कि अगर आपके पास इनफाइनाइट वायर, कैसा वायर है, इनफाइनाइट, यानी कि इस तरफ भी ये इनफाइनाइट तक जा रहा है और इस तरफ भी ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब जरा सोचिए इस बात को, दोबारा कह रहा हूं मैं आपको, ये तो इसी पॉइंट पे निकालना है आपको, लेकिन इस तरफ भी ये इनफाइनाइट तक जा रहा है और इस तरफ भी ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यूज कितनी हो जाएंगी अगर ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये देखो जरा, अगर ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो क्या ये थीटा नहीं बढ़ेगा, भाई मान लीजिए अगर ये पॉइंट यहां रहा होता तो थीटा बढ़ गया होता, और नीचे जा रहे हो तो ये थीटा बढ़ता जा रहा है, कितना हो जाएगा ये इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट पे तो ये ऑलमोस्ट 90 हो जाएगा,
है या नहीं, ऑलमोस्ट 90। ये ऐसा बढ़ता जाएगा, देखो ऐसा बढ़ता जाएगा इनफाइनाइट तक जाना है इसे, तो ये ऑलमोस्ट 90 हो जाएगा। अच्छा, इस वाले को भी इनफाइनाइट तक जाना है, तो ये वाला एंगल बढ़ता जाएगा कहां तक, इनफाइनाइट तक जाना है, वहां तक मैच करना है ले जाके इसे, तो ये भी ऑलमोस्ट 90 हो जाएगा, है ना। तो अगर ये इनफाइनाइट रॉड है, अगर ये दोनों तरफ इनफाइनाइट रॉड है, तो ये एंगल कितने हो जाते हैं, 90। और अगर एंगल 90 हो जाते हैं, तो मुझे बताइए अब E परपेंडिकुलर जो कि मेरा क्या है, के लैम्डा बाई एक्स साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 कितना हो जाएगा, ये के लैम्डा एक्स साइन 90 क्या होता है, थीटा 1 कितना हो गया 90, तो साइन 90 हो गया 1, ये भी 90 है 1, यानी कि ये हो गया 2 के लैम्डा बाई एक्स, ई परपेंडिकुलर, है ना। अच्छा, ई पैरेलल कितना हो जाएगा आपका, ई पैरेलल हो जाएगा के लैम्डा बाई एक्स कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, कॉस 90 0, कॉस 90 0, यानी कितना है ये 0। अगर इनफाइनाइट रॉड है तो उसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, पैरेलल कंपोनेंट कितना हो जाता है 0। बात समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सेमी इनफाइनाइट हो, यानी कि एक तरफ इनफाइनाइट ना हो लेकिन दूसरी तरफ इनफाइनाइट हो, अगर कुछ ऐसा पॉइंट है आपके पास, देखिए जरा, अगर कुछ ऐसा पॉइंट है, इस तरफ तो ये इनफाइनाइट तक जा रही है और इस तरफ ये बिल्कुल इस एंड के पास है, तो अगर इस एंड के पास है तो जरा मुझे बताइए कि हमारा थीटा 1 कितना होगा। थीटा 1 आप देख रहे हो ऑलमोस्ट, भाई था क्या हमारा, यहां से इस वाले एंड को जोड़ने वाला एंगल थीटा 1 था और यहां से इनफाइनाइट पे जाने वाला एंगल क्या रहेगा, थीटा 2, तो थीटा 1 तो आपका ऑलमोस्ट 0 ही आ गया और थीटा 2 आपका 90 आ गया। तो अब देखते हैं कि हमारा ई परपेंडिकुलर जो कि है के लैम्डा बाई एक्स साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 ये कितना होगा, तो के लैम्डा बाई एक्स साइन 0 कितना होता है 0 प्लस साइन 90 कितना होता है 1, तो ये कितना आ गया के लैम्डा बाई एक्स। ई पैरेलल देखते हैं हम, के लैम्डा बाई एक्स कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, अब रखते हैं वैल्यू, के लैम्डा बाई एक्स कॉस 0 1 माइनस कॉस 90 0, कितना हो गया के लैम्डा बाई एक्स, यानी कि सेमी इनफाइनाइट वायर है ये, सेमी इनफाइनाइट रॉड है, और सेमी इनफाइनाइट रॉड के केस में, सेमी इनफाइनाइट रॉड के केस में क्या होता है आपका, होता है ई पैरेलल, ई परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू ई पैरेलल इज इक्वल्स टू के लैम्डा बाई एक्स, दोनों सेम हो जाते हैं। चले आगे, चलिए ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर एट सिमेट्रिकल पॉइंट। सिमेट्रिकल पॉइंट मतलब अगर इतनी बड़ी रॉड है तो ये पॉइंट बिल्कुल इस, अगर ये मान लीजिए 10 मीटर की रॉड है तो ये वाला पॉइंट एकदम 5 मीटर पे है, यानी कि ये क्या है, ये 5 मीटर, ये ऊपर डिस्टेंस 5 नीचे 5 और इसके सामने ये पॉइंट है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएंगे, थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 2 इज इक्वल्स टू थीटा। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर जो होगा के लैम्डा बाई एक्स साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 के लैम्डा बाई एक्स साइन थीटा। और अगर आप चाहो तो साइन थीटा की वैल्यू भी लिख सकते हो उसमें, क्या है साइन थीटा की वैल्यू 2 के लैम्डा बाई एक्स, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, इनटू परपेंडिकुलर क्या है L बाई 2 और ये क्या है आपका
ये आपका आर स्क्वायर प्लस एल बाई टू का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो आप। ई पैरेलल देख लो, ई पैरेलल जो होगा आपका वो होगा के लैम्डा बाई एक्स कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। ठीक है, रखिए जरा वैल्यूज। कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा के लैम्डा बाई एक्स जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। ये कह रहा है कि एक ऐसी रॉड है जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, लीनियर चार्ज डेंसिटी 30 माइक्रोकूलम पर मीटर है। इस पॉइंट पे 3 सेंटीमीटर दूरी पे बताइए एक्स कंपोनेंट, यानी कि भाई इसका एक ये वाला कंपोनेंट भी होगा लेकिन ये एक्स कंपोनेंट पूछ रहा है, यानी कि ई। सबसे पहली बात तो आपको ये जज करना है कि ये ई एक्स जो है ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है या पैरेलल कंपोनेंट है। बताइए जरा एक बार, ये ई एक्स जो है यहां पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट है या पैरेलल? क्या आपको दिख रहा है कि ये दोनों लेंथ, ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और लेंथ की डायरेक्शन सेम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और लेंथ की डायरेक्शन सेम है तो ये पैरेलल कंपोनेंट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और लेंथ की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता। तो कैसा कंपोनेंट है? ई परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ई परपेंडिकुलर वो आप लिखोगे के लैम्डा बाई एक्स साइन कॉस, ई पैरेलल है, ई पैरेलल है ना, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा ये आपका के लैम्डा बाई एक्स कॉस थीटा वन कितना है? 0। ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस। अब जरा बताइए मुझे कि ये एंगल कितना आ रहा है? अगर मैं यहां पे एक लाइन बना दूं ऐसे करके, तो ये वाला एंगल कितना आ रहा है? क्या आपको दिख रहा है कि ये 4 है और ये 3 है, तो ये कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। अब प्लीज मेरे से ये मत पूछना कि सर ये 5 सेंटीमीटर क्या हो गया है, ये तो बहुत कॉमन ट्रायंगल है 3 4 5 का, है नहीं? वरना आप चाहो तो हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट भी कर सकते हो। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना? चलिए, तो अगर मुझे कॉस निकालना है, कॉस थीटा, कॉस ये वाला थीटा 2 हो गया ना, ये थीटा 1 तो आपका 0 है, कॉस थीटा 2 इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा 2 भाई होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है इसके लिए? 3, हाइपोटेन्यूज ये क्या है आपका? 5। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 3/5। के की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। लैम्डा दिया हुआ है 30 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन एक्स दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर -2। ये हो जाएगा 2/5। हो गया? करो जरा कैलकुलेट इसे। 3 तो ये गया, 5 6 ये गया, 6 3 जा 18, 36। 36 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 6 3 प्लस 2 5, ये आ जाएगा 36 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। लिखना है आपको, यूनिट भी लिखनी है साथ में उसके। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ये कह रहा है एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, यहां पे एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इज रिवॉल्विंग अराउंड अ यूनिफॉर्मली लॉन्ग वायर। लॉन्ग वायर, जैसे लॉन्ग वर्ड आप सुनो मतलब इनफाइनाइट वायर की बात हो रही है। ठीक है ना? तो इसके अराउंड ऐसे रोटेट कर रहा है। अब इसकी स्पीड बताइए, किस स्पीड से रोटेट कर रहा है? यानी कि पहली बात तो क्या है? चार्ज, इसका इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा। ठीक है, अब बहुत सिंपल सी बात है कि देखो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा होगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से रोटेट कर रहा है इसके आसपास। तो अगर रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो पहली बात तो क्या आएगा इसमें? इसमें आएगा कि भैया इस तरफ ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस तरफ है, क्यू ई है भाई, इस तरफ फोर्स लग रहा है आपका, इस तरफ लग रहा है फोर्स। ठीक है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स
भाई ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव पे एक फोर्स लगा रहा है और ये फोर्स किस तरफ लग रहा है, अलोंग द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर मोशन, ऐसा मोशन हो रहा है। तो यही फोर्स किस चीज का काम कर रहा है, यही फोर्स आपके सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा आपका QE, और ये क्या होगा mv² बाई R। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना सर v² इज इक्वल्स टू QER अपॉन m। तो v² QR बाई m तो ठीक है, लेकिन मुझे बताइए कि इसकी वजह से, इस इनफाइनाइट वायर की वजह से r डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा, इनफाइनाइट वायर की वजह से r डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा, हम अभी कैलकुलेट करके आए हैं, कितना आ रहा होगा 2k लैम्डा बाई r। तो भैया r से r काट दीजिए, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2k लैम्डा बाई m, q के लैम्डा बाई m, इतनी वेलोसिटी हमारे पास स्पीड उसकी आ गई है।